हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूँ लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं एवं कोण। बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। पूरी अवेयरनेस के साथ इसको सुनिएगा। बेसिक सी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर कई स्टेप्स हमने करने होते हैं, उनके अंदर यही छोटे छोटे स्टेप्स आपके काम आते हैं और यही चीज़ें आपकी स्पीड को बढ़ाती हैं, ठीक है, और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ जहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। इसके बारे में वैसे तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, ना के बराबर, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर है तो डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, और आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि भाई ज्योमेट्री की सबसे छोटी फिगर या फिर वो वाली फिगर जहां से ज्योमेट्री स्टार्ट होती है वो क्या है? सबसे छोटी फिगर। सबसे छोटी फिगर कोई ट्रायंगल नहीं है कि 3 साइड हैं, ना ही कोई लाइन है, ना ही कोई एंगल है। सबसे छोटी फिगर है मेरे भाई एक पॉइंट, ठीक है, सबसे छोटी फिगर। तो अब आपके मन में आएगा कि भाई अच्छा, सबसे छोटी फिगर है, इसका साइज कितना है? 1 सेंटीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, कितनी है? तो भाई ये जो पॉइंट है ना, आपने देखा होगा कि भाई हम ये बोलते हैं कि 1 डायमेंशन, जो लेंथ है वो 1 डायमेंशन है। ये 2D फिगर है, 2D मेंसुरेशन बोलते हैं, 3D मेंसुरेशन बोलते हैं। ये जो सिलेंडर है ये 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन मेंसुरेशन 3D। तो इसी तरह से जैसे 3D है 3 डायमेंशन, इसी तरह से जो पॉइंट है ना, ये नॉन डायमेंशनल है। नॉन डायमेंशनल का क्या मतलब है कि इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, ना इसकी लंबाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना इसकी ऊंचाई है, ठीक है। मतलब इसकी कुछ भी नहीं मानी जाती, बस एक ये पॉइंट है। तो ये सबसे बेसिक सबसे छोटी फिगर हो गई, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बिंदु। तो अगर मैं ये जो सबसे बेसिक फिगर है ऐसी ही कई फिगर्स मिला दूं, जो अपनी ज्योमेट्री की सबसे बेसिक फिगर है, ऐसी ही मैंने कई फिगर्स एक दूसरे के साइड में रख दी, तो मेरे सामने एक चीज निकली। उन सबको मतलब बिल्कुल पास पास रख दी है, ऐसे बिल्कुल पास पास। तो मेरे पास एक चीज बन गई जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। हिंदी में उसको बोलते हैं जी रेखा। तो ये जो लाइन है, रेखा है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो पॉइंट है इसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, कुछ नहीं है। तो कई सारे पॉइंट्स मिलने से है ना, कई छोटी छोटी चीजें मिलने से बड़ी चीजें बन जाती हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास से सिलेक्शन हो जाता है। तो इसी तरह कई छोटे छोटे पॉइंट मिलने से इसकी लेंथ तो बन गई। ये जो लाइन है इसकी लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है, लेकिन इसकी मोटाई नहीं होती, क्योंकि इसकी मोटाई तो बिंदु और एक पॉइंट जितनी मोटी है। तो चलो भाई, जब कई सारे बिंदु मिलाए तो एक लाइन मिल गई। अगर हम कई सारी लाइंस को मिला दें, ऐसे 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 मैं लाइंस को मिलाता रहूं, तो आपके सामने कोई चीज बन रही है, मैं लाइंस को मिला रहा हूं, यहां पर तो बीच में गैप बन गया, ये देखो मैं लाइंस ही ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। तो जब हम कई सारी लाइंस को मिलाएंगे ऐसे, तो आपको ये नहीं लगता कि मैं इस पूरी स्क्रीन को भर दूंगा, आपके मोबाइल की पूरी स्क्रीन को भर दूंगा। और आपके जो मोबाइल की पूरी स्क्रीन है वो 2D में है, वो क्या है? वो एक प्लेन है, वो एक समतल है, उसको समतल कहते हैं। तो जब हम कई सारी लाइंस को मिलाते हैं ना, ऐसे ऐसे साइड बाय साइड कई सारी लाइंस को मिला देंगे, तो पहले तो इन लाइन की लंबाई थी, लेंथ थी ना, लाइन की चौड़ाई नहीं थी। तो ऊपर नीचे रखने से क्या हुआ? ऊपर नीचे रखने से इनकी चौड़ाई भी हो गई, तो अपना एक प्लेन हो गया। देखो, जो बिंदु था वो एक भी डायमेंशन में नहीं था, ना लेंथ थी, ना ब्रेड्थ थी, ना हाइट थी। ये जो लाइन है ये एक डायमेंशन में आ गई, इसकी लेंथ हो गई। ऐसे ही अब की बार ये जो अपना प्लेन है ये 2 डायमेंशन में आ गया, इसकी लेंथ भी हो गई, आपने रेक्टेंगल देखी होगी ना, ठीक है, और इसकी ब्रेड्थ भी हो गई। क्लियर है मेरे भाई? तो प्लेन हमने कर लिया। अब इसके आगे जो आपको बातें पता होनी चाहिए, आगे तो हम 2D 3D में करेंगे, इसके आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो भाई हमारे पास एक और चीज होती है, रे। रे क्या होती है? रे होती है किरण। तो इस रे में और इस लाइन में क्या फर्क है? देखिएगा, ये लाइन जो होती है ना, लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि उसको आप दोनों तरफ कितनी भी बढ़ा सकते हो, ये फिक्स्ड नहीं होती। और ये जो रे होती है, किरण, ये एक जगह से फिक्स्ड होती है, यहां से आप ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको बढ़ा नहीं सकते, एक तरफ ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इसको हम याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे जैसे सूरज की किरण, तो आपको पता है, सबसे पहले यही दिमाग में आया होगा। तो सूरज की किरण एक डायरेक्शन में ही जाती है, ऐसे हमारी तरफ से सूरज की तरफ तो नहीं जाती, सूरज से हमारी तरफ ही आती हैं, प्राइमरी तो है। तो मतलब कि किरण जो है, जो रे है, वो एक तरफ ही जा सकती है, ठीक है, एक तरफ नहीं बढ़ाई जा सकती। और लाइन जो है वो दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। देन एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब है मेरे भाई, सेगमेंट का क्या मतलब होता है? सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, खंड। तो ये जो हमारे सामने लाइन थी, जो रेखा थी, रेखा खंड,
मतलब रेखा का खंड, रेखा का टुकड़ा, लाइन का सेगमेंट। अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा तोड़ लूँ, 4 सेंटीमीटर तोड़ लिया मैंने यहाँ से और यहाँ से, तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी, जब आपने कहीं से 4 सेंटीमीटर तोड़कर अलग रख लिया तो उसको तो नहीं बढ़ा सकते ना, वो तो फिक्स हो गया 4 सेंटीमीटर का, डंडा तोड़ के रख लिया। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है किसी भी लाइन का फिक्स्ड हिस्सा, ना इसको उस साइड बढ़ा सकते हैं ना इसको उस साइड बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट की ये प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक फिगर आती है वो आती है एंगल, कोण। तो एक कोण कैसे बनता है भाई, जब हम दो किरणों को, जैसे ये जो किरण है ये इस साइड जा रही थी, ऐसे ही एक किरण इसी पॉइंट से, इसी बिंदु से इस साइड जा रही थी, तो जब हमने दो किरणों को, दो रेज को मिलाया आपस में, उनके जो ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग का पॉइंट है, उसको मिला दिया, तो हमारे सामने जो चीज बनती है वो बनती है एंगल, यानी कि कोण है। तो ये बेसिक सी बात समझ में आ गई। तो चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कोणों के प्रकार बताता हूं कि चलो ऐसे हम किरणों को मिलाकर एंगल बना सकते हैं, लेकिन कितनी तरह के एंगल्स हम बना सकते हैं। तो देखो, कोणों को हम नापते हैं भाई डिग्री के अंदर कि कितना बड़ा है। जैसे हम कपड़े को लंबाई में नाप लेते हैं कि भाई 2 मीटर है, 3 मीटर, ऐसे ही कोण को डिग्री में नापेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे न्यून कोण। तो मान लो यहाँ पर है अपना 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ ये नीचे वाली किरण है, तो अगर, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हो जाता है जी 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर एंगल 90 डिग्री से छोटा है, अगर मान लो ये वाला एंगल है, तो ये क्या है, ये एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से छोटा है ना, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक है। अगर एंगल ये है तो ये भी एक्यूट एंगल है, अगर एंगल ये है तो ये भी एक्यूट एंगल है। तो कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। लेकिन अगर यहाँ से 90 डिग्री तक पहुंच जाए एंगल, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल और हिंदी में बोलेंगे समकोण। लेकिन अगर यहां से भी एक्सीड कर जाए, देखो न्यून कोण आपको दिखने में ऐसा लगेगा, ठीक है, 90 से छोटा। जो राइट एंगल है वो आपको दिखने में ऐसे लगेगा, समकोण, ठीक है। अगर ये इससे भी एक्सटेंड कर जाए, इससे भी बढ़ जाए, ठीक है, तो यहां पर, यहां से यहां तक है 180, तो 90 से 180 के बीच में हो जाए, जो आपको देखने में लगेगा कुछ इस तरह का, तो उसे हम बोलते हैं जी, अधिक हो गया ना, बढ़ गया, तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि अधिक कोण। लेकिन अगर ये इतना बढ़ जाए कि ये बढ़ते बढ़ते 180 तक चला जाए, तो जब ये 180 तक चला जाएगा तो बिल्कुल एक सीधी लाइन बन जाएगी, यहां से यहां तक जाने में बिल्कुल एक सीधी लाइन। क्लियर है। तो ये जो 180 डिग्री का एंगल है इसको हम बोलते हैं जी स्ट्रेट एंगल, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, या फिर हिंदी में सरल कोण या फिर रिजु कोण, ठीक है भाई। और अब 180 से भी अगर ये एक्सटेंड कर जाए, जनरली हम आम लाइफ में या फिर आम क्वेश्चंस के अंदर 180 से बड़े एंगल्स को यूज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये चीज देखी गई है। तो 180 से कैसे बढ़ेगा, देखो यहां से यहां तक 180 होता है ऐसे है, लेकिन अगर ये यहां से यहां, अगर मैं इस एंगल को मेजर करने लग जाऊं, इस एंगल को, यहां पर जो है ये वाला जो एंगल है ये 180 से बड़ा होगा, तो इसको हम बोलते हैं जी रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृत्त कोण। ये कैसा होएगा, ये 180 से भी बढ़ जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे बनेगा ये, मतलब 180 डिग्री, और यहां पर अगर ये पूरा घूम जाए, पूरा मतलब कि कंप्लीट घूम गया, तो इसको क्या बोल देंगे, कंप्लीट एंगल। पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, पूरा चक्कर मार लिया, यानी कि पूर्ण कोण। तो बिल्कुल बेसिक सी है ना टर्मिनोलॉजी, आराम से। और ये टर्मिनोलॉजी ये नहीं है कि रटने वाली है, एक बार इसको समझ लो और आपको पता भी होगी, ठीक है। तो एक बार बतानी है, जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। वही चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, जो अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे सामने दो लाइन है जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, यानी कि समानांतर हैं। तो इनको एक तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे काटती है। इस लाइन को इंग्लिश में हम बोलते हैं जी ट्रांसवर्सल, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन और प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहां पर हमारे सामने कई एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, देखो भाई, ये बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला, ऐसे ही ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो देखो मेरे को एक बात बताना है, ध्यान से ऑब्जर्व करो।
कि इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, कुछ एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे। और इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में इनकी शक्ल आपस में मिलती दिख रही है ना, कि हाँ यार जो भी हो, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है इनकी शक्ल मिल रही है आपस में, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इनकी भी आपस में शक्ल मिल रही है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, कि ये वाला जो एंगल है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो एंगल है ये इस ब्लू लाइन के ऊपर है, ठीक है, और ये जो अपनी ट्रांसवर्सल है, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके राइट साइड पे है। एग्जैक्टली इसी सिचुएशन में ब्लू लाइन के ऊपर और इस लाइन के इस साइड, ब्लू लाइन के ऊपर और इस लाइन के इस साइड, अच्छा एक और एंगल है जिसकी शक्ल इससे मिलती जुलती है। तो ये जो एंगल है ना भाई साहब, ये जो एंगल है नीचे वाला, ये एग्जैक्टली जो ऊपर वाला एंगल है उसी पोजीशन में है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन में इसको बोल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली उसी पोजीशन में है ना। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो कि भाई उसकी संगत में है, संगत में यानी कि उसी जैसी सिचुएशन के अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में हो, पैरेलल लाइंस के अंदर। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल ना हो तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में होंगे तो भी आपको शक्ल एक जैसी नहीं लगेगी इनकी, है ना। ये लग रहा है कि ऊपर वाला बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर लाइंस पैरेलल हो, अगर लाइंस पैरेलल हो तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब अगर पैरेलल ना हो ना तो भी बोल तो देंगे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, लेकिन उस केस में क्या होता है, ये इक्वल नहीं होते क्योंकि सिचुएशंस बराबर नहीं होती। अगर लाइंस पैरेलल हो, समानांतर हो, तो ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं जो एग्जैक्टली सेम जगह पर हैं, ये बराबर होते हैं, ये इक्वल होते हैं। और यहाँ पर आपकी कॉमन सेंस या फिर आपकी मैथ्स वाली फीलिंग भी काम कर रही होगी, गट फीलिंग। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कौन कौन से जोड़े यहाँ पर बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो भाई, एंगल नंबर 1, इसको मैं एंगल नंबर 1 बोल देता हूँ, और एंगल नंबर 2 एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल नंबर 3 एग्जैक्टली इसी एंगल जैसा एक एंगल यहां पर भी है, तो एंगल नंबर 3 और 4 ये भी बराबर हैं, क्यों, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल नंबर 5 ब्लू लाइन के नीचे है, काली लाइन के राइट साइड पर है, ब्लू लाइन के नीचे है, काली लाइन के राइट साइड पर है, यानी कि एंगल नंबर 6 यहां पर। तो एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही एंगल नंबर 7 यहां पर और एंगल नंबर 8 यहां पर, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहां पर ये आपको रटना नहीं है, अगर रटवाना ही होता तो सीधा मतलब एक बार डायग्राम बनाता और बोल देता ये बराबर हैं। फील करवा रहा हूं आपको कि मतलब डायग्राम देखकर आप अंदाजा लगाओ, अंदाजा इन द सेंस राइट चीज आपको पता लग जाए, फील हो जाए राइट चीज। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ एंगल्स की तरफ जो हमें सीखने हैं। तो देखो भाई, तो भाई अगली तरह के एंगल जो हमारे लिए जरूरी हैं वो है ऑल्टरनेट एंगल्स या फिर एकांतर कोण। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, देखो मान लो आपको कहीं पर जाना है, आपकी बाइक खराब हो गई, तो आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है, यानी कि कोई और चॉइस है, यानी कि कोई और दूसरा रास्ता है। तो ऑल्टरनेट का क्या मतलब होता है कि दूसरा। तो यहाँ पर ये जो ऑल्टरनेट एंगल हैं, एकांतर कोण है, इनका मतलब क्या है कि एक तो इस काली लाइन है, एक तो इसके इस साइड है, एक इसके इस साइड है, ऑल्टरनेट साइड्स पर हैं, तो उनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो कौन कौन से एंगल हो गए ऑल्टरनेट, देखो इस काली लाइन के राइट साइड पर एंगल नंबर 1 ये वाला, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, ये चारों एंगल काली लाइन के इस साइड हैं। और 5, 6, 7, 8 ये चारों एंगल इसके लेफ्ट साइड पर हैं। तो 5 और 1 ऑल्टरनेट एंगल है, पता है 5 और 2 ऑल्टरनेट एंगल हैं, 6 और 3 ऑल्टरनेट एंगल हैं। लेकिन हमने ऐसे मतलब इनके रैंडमली पेयर नहीं बनाने, हमने क्या देखना है कि ठीक है हमने ऑल्टरनेट एंगल के बारे में तो पता चल गया, अब एक और चीज के बारे में आपने जानना है कि भाई ध्यान से देखना, ये जो ब्लू ब्लू लाइंस हैं कुछ एंगल्स तो इनके अंदर हैं, कुछ एंगल इनके अंदर है ना। अगर मैं यहां पर नंबरिंग करूं कि भाई 3, 4, 5, 6 एंगल 3, 4, 5, 6 ये तो ब्लू लाइंस के अंदर हैं, और एंगल 1, 2, 7, 8 ये ब्लू लाइंस के बाहर हैं। तो ये जो अंदर वाले एंगल हैं इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर वाले एंगल हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। इंटीरियर को अंतः कोण। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि ऑल्टरनेट एंगल्स और जो कि इंटीरियर हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो कि इस ब्लैक लाइन के दूसरी साइड हो और दोनों अंदर हो, यानी कि ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 क्या है, ब्लैक लाइन के अलग अलग साइड हैं, जी हाँ हैं, और दोनों इंटीरियर हैं, जी हाँ हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए अंतः एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर भी हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4, और एंगल 1 और 3 को मत मान लेना, ये लीनियर पेयर बना देंगे, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एक दूसरे के बराबर हैं। और इसी तरह आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर के बारे में समझ आ गया तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर रटेंगे क्यों, हम रटने की क्या जरूरत है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर जो एंगल हैं वो भी बराबर होते हैं, ये वाले देखो एंगल नंबर 5 ये इसके इस साइड है, एग्जैक्टली ऐसे ही यहां पर भी एक एंगल है, एंगल नंबर 6। तो एंगल नंबर 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 6, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जनरली इस चीज को बेसिकली यूज नहीं करते, लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं अगर हमें पता है तो, ठीक है। एंगल नंबर 7 और एंगल नंबर 8 क्या है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, कोण 7 और कोण 8 बराबर हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब हमने क्या किए, अब हमने किए हैं ऑल्टरनेट एंगल, कि भाई काली लाइन के अलग अलग साइड वाले। अब हम करने वाले हैं भाई एंगल्स ऑन द सेम साइड, वो एंगल्स जो काली लाइन के सेम साइड पर हों। लेकिन फिर से जोड़े कैसे बनाएंगे, फिर से जोड़े बनाएंगे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहला जोड़ा मैं लेकर आ रहा हूं जो इस काली लाइन के सेम साइड पर हों और दोनों इंटीरियर हों, यानी कि देखो काली लाइन के राइट साइड पर लिखूंगा मैं एंगल और दोनों अंदर हों। तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, यानी कि इसकी बात कर रहा है एग्जामिनर। अच्छा जी, एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 क्या है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अंतः कोण जो प्रतिच्छेदी रेखा के सेम साइड पर है, एक तरफ है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इन दोनों का जोड़ 180 होता है मेरे भाई। इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इंटीरियर एंगल हैं और इस लाइन के सेम साइड पर हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम एग्जैक्टली इसी तरह एंगल्स ऑन द सेम साइड वो कोण जो एक तरफ हैं लेकिन वो एक्सटीरियर हैं, जैसे कि एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 7, एंगल 5 एंड एंगल 7। तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6, यहां पर मैंने 7 ले दिया बाजी, एंगल 6 और एंगल 8, तो एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो जैसे कि ये, अब ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर हमने देखा कि दो एंगल्स का सम 180 है, तो यहां से हमें एक टर्म मिलती है जो हमें पता होनी चाहिए, यहां से एक चीज के बारे में पता लगता है। तो भाई हमारे पास दो टर्म है, वो दोनों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो है जी भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है, सिंपल सरल सा ये मतलब है वो दो एंगल्स जिनका सम आपस में 90 डिग्री हो, जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं एक दूसरे के। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि 30 डिग्री का पूरक कोण कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 60 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 मिलाकर 90 डिग्री बनाते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा 1 डिग्री का पूरक कोण यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप बोलोगे 89 डिग्री, दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाएंगे। इसी तरह जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो उनको बोलते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण, जबकि सम 180 डिग्री हो। तो यहां पर ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड आर क्या बोलते हैं, आर सप्लीमेंट्री, वो संपूरक कोण है, उनका जोड़ 180 डिग्री है। अब यहां पर जनरली जो स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो सकती है वो ये हो सकती है कि भाई कंप्लीमेंट्री में 90 है या सप्लीमेंट्री में 90 है एग्जाम टाइम पर। तो यहां पर आप कैसे याद रखोगे, इंग्लिश स्टूडेंट ऐसे याद रखेगा कि भाई गिनती के अंदर 90 पहले आता है, 180 बाद में आता है। इसी तरह जो अल्फाबेट है ABCD के अंदर C पहले आता है, यानी कि C इज इक्वल टू 90 और S बाद में आता है। और हिंदी वाले ऐसे याद रखेंगे जो पूरक जो वर्ड है ये छोटा है
और संपूरक वर्ड बड़ा है, संपूरक के कंपैरिजन में पूरक छोटा है, तो पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री और संपूरक कोण यानी कि 180 डिग्री बड़ा है। ठीक है, तो भाई अब कुछ और जरूरी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पर भी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, दो स्ट्रेट लाइन, तो वो 4 एंगल्स बनाती हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चलता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो भाई कभी भी दो लाइन एक दूसरे को काटेंगी तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। देन किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो या दो एंगल बना देते हो, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो भाई इन दोनों का सम होता है 180, यानी कि क्या होते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट्री, संपूरक। तो एंगल्स ऑन ए लाइन आर सप्लीमेंट्री, संपूरक कोण होते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, ये आपको रटने की थोड़ी जरूरत है। देखो, एक लाइन के ऊपर ये जो पूरा एंगल है, जो स्ट्रेट एंगल हमने देखा था पूर्ण कोण, वो कितना था, 180 डिग्री का। तो उसको चाहे आप दो हिस्सों में बांट दो, ए और बी, उन दोनों का जोड़ 180 होएगा। चाहे आप इनको 3 हिस्सों में बांट दो, 1 2 3, इन तीनों हिस्सों का जोड़ भी 180 होएगा। और चाहे आप इसको 1000 हिस्सों में बांट दो, जब यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री है, तो कितने ही हिस्सों में बांट दो, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल्स ऑन ए लाइन कितने भी हों, सबका सम 180 डिग्री होएगा। देन नेक्स्ट है, अगर एक लाइन के यहां पर देखो, अगर इस लाइन के इस साइड एंगल्स का सम है 180, तो इस लाइन के इस साइड भी 180 होएगा, इस साइड भी 180। ठीक है, तो इस लाइन के दोनों तरफ जो एंगल्स है, यानी कि इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बने वो कितने के बने, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, एक बिंदु के चारों तरफ जो कोण होंगे उनका जोड़ क्या होगा। यहां पर मैंने 4 कोण बनाए हैं, चाहे एग्जामिनर कितने भी बना दे, इन चारों का सम एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू सम उनका होएगा जी 360 डिग्री। क्लियर है। और यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बिकॉज आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। क्या, इसको एक्सप्लेन बाद में करूंगा ट्रायंगल के टाइम पे, कि एक्सटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल। तो देखो हमारे सामने एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी। तो मैंने क्या किया, ट्रायंगल की एक साइड बी सी इसको बढ़ा दिया डी तक, तो यहां पर एक एंगल बन गया ए सी डी, इस त्रिभुज के बाहर, एक्सटीरियर बाह्य कोण। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये इस ट्रायंगल के इसके साथ वाले एंगल को छोड़कर बाकी जो दो एंगल हैं इनको बोलते हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब अंतः है वो कोण जो इसके ऑपोजिट हो। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों के सम के बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो इन सारी चीजों को एक बार आप मोटी मोटी नजर मार लो, अपने दिमाग में देख लो मैंने आपको क्या बताया था। अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद हम एक बढ़िया सा मेंटल टेस्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर अपना दिमाग लगाना मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले, और फिर आपको मेंटल टेस्ट देके मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई निकालो एक्स। मेरे बताने से पहले हर एक क्वेश्चन खुद करना है। तो भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर, मतलब सम जो है एंगल्स का स्ट्रेट लाइन पर है उनका 180 डिग्री होएगा, यानी कि 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 9x, जो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के, यानी कि x इज इक्वल टू 20 डिग्री, और हमने उसी की वैल्यू निकालनी थी। बिल्कुल सिंपल है। देन ये बताओ भाई एंगल COD। तो भाई यहां पर भी फिर से वही केस है, जितने भी एंगल्स हैं सारे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं, तो सीधी सी बात है, चाहे स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बना है उसको 5 हिस्सों में तोड़ो, 4 हिस्सों में तोड़ो, उनका सम 180 डिग्री होएगा। यानी कि x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री, यानी कि 2x डिग्री, 2 बार x आ गया, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 को दोनों साइड से काट दिया कॉमन लेके। और यहां पर एग्जामिनर ने पूछा क्या है, एग्जामिनर ने आपसे पूछा है एंगल COD। तो भाई COD एंगल क्या है, COD। तो COD का जो माप है वो x प्लस वाई के ही बराबर है। COD ये वाला टुकड़ा x है, ये वाला टुकड़ा y है, यानी कि COD का मेजरमेंट क्या है, x प्लस वाई 90 डिग्री। एक बार ये ट्राई करो जरा। तो भाई हमने निकालने हैं x, y एंड z।
तो देखो यहाँ पर हमारे सामने एक एंगल दे रखा है 180 डिग्री 110 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर ये जो पी क्यू है, यहाँ पर ये मैंने दिया नहीं, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, बाकी इक्वेशंस के अंदर दे रखा है, ठीक है। ये जो पी क्यू लाइन है ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप इस चीज़ को देखो जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि पी क्यू और बी सी तो पैरेलल है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाल लाइन जा रही है। तो ये जो जेड एंगल है और ये जो 110 डिग्री है, कौन से एंगल बने हैं? ये बने हैं इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल अंदर हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर बने हैं और दोनों इंटीरियर हैं। इन दोनों का जोड़ क्या होता है? इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री। इनकी ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, यानी कि ये जो z है, z की वैल्यू हो जाएगी जी 70 डिग्री। 110 और 70 इनका जोड़ 180 होता है, ठीक है। तो हमें z की वैल्यू तो मिल गई भाई 70 डिग्री। अब देखो यहां पर ये जो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो पी क्यू है, ये इसके जो सारे एंगल हैं पी क्यू के ऊपर, यहां पर इन सब का सम क्या होगा? इन सब का सम होएगा जी 180। तो 180 में से यहां पर आपको 70 पता है, यहां पर आपको 60 पता है, तो 70 और 60 कितना हो गया? 130। तो बाकी का ये जो बच गया, बिकॉज इन तीनों का सम 180 होना था, तो बाकी का जो बच गया वो क्या हो गया? 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो भाई 50 डिग्री वाई की वैल्यू भी मिल गई। देन आगे हमने निकालनी है एक्स की वैल्यू। तो देखो ध्यान से, अब आप निकाल ही सकते हो, कई तरीके से निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। कैसे निकाल सकते हो? देखो दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो यहां पर बेशक से आपने कर लिया हो, देख लो, ठीक है, कुछ नहीं जाता। देखो सबसे पहले तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये जो पी क्यू लाइन है और ये बी सी लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल बनेगा, ये हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। इनका सम क्या होता है? इनका सम होता है जी 180। तो 70 और 50, यहाँ पर 120 हो चुका है, तो यहाँ पर सम क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 60। 120 और 60 180 होते हैं। या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू 60, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखना जरा कि हमारे सामने ये एक ट्रायंगल है यहाँ पर ABC, ये वाली ट्रायंगल है, और इसकी एक साइड को हमने एक्सटेंड किया है। तो ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल है 110। तो यहाँ पर y हमने 50 निकाल रखा था, तो y ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों के सम के बराबर होएगा 110। ये बताया था, जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर है। तो यहाँ पर अगर y 50 है तो 110 में से 50 गए, बाकी का 60 डिग्री x होएगा। फिर से x की क्या वैल्यू आ गई? 60। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये बताओ जरा। तो भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ डी क्यू के पैरेलल है, फाइंड एंगल एक्स। तो देखो अब ध्यान से, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये जो सी डी है और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जी हाँ। तो इनके बीच में से कौन सी ट्रांसवर्सल जा रही है? ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हो गए? बाकी दुनिया में सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों एंगल पे कंसंट्रेट करो। ये वाले एंगल हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है भाई। ये भी 34, ये भी 34। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप एक और चीज पर कंसंट्रेट करो, अब इस चीज को भूल जाओ कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल बताई है, जी हाँ बताई है। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग होंगे, हाँ जी। तो हमें x निकालना है, यानी कि बस ये वाला एंगल निकालना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x और ये वाला एंगल बराबर हैं, तो ठीक है भाई। देखो हमें ये पता है कि यहाँ पर ये जो तीनों एंगल बनेंगे, इनका सम 180 है, उसमें से एक टुकड़ा हमें मिल गया, एक और टुकड़ा हमें मिल गया। इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे। तो इन दोनों का सम क्या है? 70 और 30, 100 और 112, ठीक है। और बाकी का कुछ यहाँ पर होएगा और तीनों मिलाकर 180 हो जाएंगे। तो 180 माइनस 112 यहाँ पर हो जाएगा भाई 68, यानी कि x की क्या वैल्यू हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 68 डिग्री, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो ठहरे, संगत कोण जो ठहरे। तो एक बार ये और ट्राई करो भाई। तो ये जो फिगर है ना, ये एग्जामिनर की फेवरेट है, या फिर ये जो कंडीशन है ये उसकी फेवरेट है, क्योंकि कई जगह ये मैंने देखी है, कई बार उसने इस चीज़ का यूज़ किया, एग्जामिनर ने क्यों यूज़ किया है। और सिर्फ इसी का नहीं, कई और भी क्वेश्चंस का यूज़ किया जहां पर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ पर, उसके बाद तो ये याद ही हो जाएगा ये केस, ये वाली। जब आप ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे
तो अब मैं लाइन लाल रंग से कुछ ड्रॉ करने वाला हूं, उसके ऊपर ध्यान देना। देखो यहां पर एक ये लाल लाइन और एक ये लाल लाइन, ठीक है, और एक इनके बीच में से जाती हुई ये वाली लाइन। तो यहां पर आपको ये दिखा कि दो लाइन पैरेलल है, इनके बीच में से ट्रांसवर्सल जा रही है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल बने हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 67 और ये वाला, यानी कि एंगल एक्स का ये वाला हिस्सा तो आ गया 67 है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह, एग्जैक्टली इसी तरह अगर मैं इस तरफ ड्रॉ करता हूं ये वाली लाइन डी ई और इसके पैरेलल ये वाली लाइन, और यहां से मैं ये बोलता हूं कि ये वाली ट्रांसवर्सल गई हुई है, इस चीज ने काटा हुआ है, तो देखो हुआ क्या, ये वाली लाइन और यहां से ऐसे गई हुई है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ठीक है। एकांतर कोण हो गए ना, एकांतर अंतः कोण, तो भाई ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 23 है तो ये भी 23 है, तो हमें x के दो हिस्सों के बारे में पता चल गया कि ये वाला हिस्सा 23 है, ये वाला हिस्सा 67 है, तो 67 प्लस 23 यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 90 डिग्री x की वैल्यू, ठीक है। तो आगे से जब भी एग्जामिनर आपको ये वाली कंडीशन दे, आपको पता है यहाँ पर हमें ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होएगा 67 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होएगा 23 डिग्री, तो इन दोनों का सम होएगा। तो आगे से जब भी ऐसी सिचुएशन को वो देने की कोशिश करे, बार बार ऐसे वो करता है कि ये 30 डिग्री है भाई और ये कुछ भी 25 डिग्री है, तो आप ये वाला बताओ, तो आपको पता है यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और ये वाला 30 आएगा, ये वाला 25 आएगा। तो सिंपली आप वैसे भी बोल सकते हो कि भाई इस केस के अंदर ये जो m बन रहा है ना, कि इन दोनों का सम होएगा। रटने के लिए नहीं बोल रहा, ठीक है, रिजल्ट समझाया है आपको। अब ये वाला ट्राई करो जरा एक बार, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और हमें बताना है एंगल एक्स। तो यहां पर इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो, दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूं जो मोस्ट फेवर्ड है। देखो सबसे पहले मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, यहां पर ये जो ए बी जो लाइन है ए बी, और ये जो सी एफ मान लो ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, जी हाँ। तो यहां पर ये वाला कोण अगर शो है, इसको आप ऐसे एक्सटेंड करके देखो, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो अगर ये वाला कोण शो है तो ये वाला कोण भी शो होएगा। तो यहां पर जो ट्रायंगल बनी है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पर जो ट्रायंगल बनी है इसको मैं एक बार फिर से बना रहा हूं, देखो ऐसे बनी है। ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये इन्होंने 25 दे रखा है, ये वाला एंगल हमने 100 निकाल लिया, और इन्होंने ये वाला एंगल पूछा है, तो ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो गया, बाहर वाला कोण जो कि अंदर के दो कोण के सम के बराबर होएगा 100 प्लस 25, ये वही वाला एंगल हो गया ना कि किसी भी ट्रायंगल की साइड को बढ़ा रखा है और इस एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल के सम के बराबर होएगा उसकी वैल्यू। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसके साथ वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर, यानी कि 100 प्लस 25 125। अगर आपको ऐसे करने में मजा नहीं आता तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये चीज इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि भाई ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है, इन दोनों को जोड़ोगे 125, फिर 180 में से घटाओगे, आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। फिर आप ये वाली टेक्निक लगाओगे कि भाई इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 है, क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर, सीधी रेखा के ऊपर जो कोण है उनका सम होता है 180, फिर 180 में से इसको घटाओगे, फिर ये वाला आएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहां पर मैंने इसको एक्सटेंड किया था, आप यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जो मोस्ट एफिशिएंट वे है वो हम फॉलो करेंगे, इसको और भी कई तरीकों से किया जा सकता है। तो यहां पर मैंने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो आप सिर्फ इन चीजों को देखो, सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को, ए बी को और इसको, ये जो मैंने ड्रॉ की है, और इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है, ऐसे देखो, ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल काट रही है। तो ये वाला केस हो गया, ये वाला, यहां पर एंगल 100 है, ये वाला ऊपर, और यहां पर इसने, आपको क्या पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, पता है। तो अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये वाला एंगल 80 होएगा, जी होएगा, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये 80 होएगा। लेकिन इस 80 में से कुछ टुकड़ा उन्होंने दे रखा है 25, तो भाई 80 में से 25 गए, 80 में से 20 गए 60, और 60 में से 5 गए 55, तो ये एंगल आपको पता लग गया 55। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो भाई, अब उसके बाद एक और केस देख लो।
अब इस चीज को भूल जाओ। अब सिर्फ इन दो लाइनों को देखो, ये जो CD है ये वाली लाइन, और ये जो मैंने लाल लाल ड्रॉ कर रखी है, और इनको काट रही है ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये जो एंगल 55 है और ये जो ये वाला एंगल है ये वाला, ये दोनों क्या है, ये इस फॉर्म में आ गए ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे। तो ये दोनों, ये जो दो एंगल होते हैं इनका सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है जी 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो 180 में से 55 गए, फिर से आपका वही आंसर आ जाएगा 125 डिग्री। क्लियर है? तो किसी भी वे में आप इसको कर सकते हो। तो एक बार ये और ट्राई करो भाई, एंगल एक्स की वैल्यू निकालो। तो भाई देखो यहां पर ये जो AB है ये CD के पैरेलल है, तो अगर ये वाला एंगल 70 है तो ये वाला एंगल भी 70 होएगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल हैं और ये अपनी ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये वाला एंगल 70 है तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि हमारे सामने ये एक ट्रायंगल है ये, और हमने इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, ऐसे है ये ऐसे, हमने इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये वाला एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर नहीं होएगा? जी हाँ, डेफिनेटली होएगा। उसमें से ये वाली चीज़ हमने 20 बता दी, तो ये वाली चीज़ 50 होएगी, 50 डिग्री की, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है जी 50 डिग्री। एग्जैक्टली इसी सिचुएशन को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब एक बार ये ट्राई करो जरा। तो भाई AB जो है ये वाली लाइन CD के पैरेलल है, DE जो है BF के पैरेलल है। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम स्टार्ट कैसे करते हैं, कभी कभी तो स्टूडेंट को ये नहीं पता लगता कि भाई इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है। तो भाई जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे पता है ये एंगल 40 है, तो अब मैं देखता हूँ इसके आस पास कोई भी पैरेलल लाइन है, इसकी बात एग्जामिनर कर रहा था। तो ये वाली लाइन पर है, इसके पैरेलल कोई लाइन है AB के, तो AB के पैरेलल लाइन है DC, तो ये DC। ठीक है, इनको कोई ट्रांसवर्सल काट रही है, हाँ जी काट रही है ये वाली लाइन, ये वाली। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इस फॉर्म में हो गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये भी 40 हो जाएगा, जी हाँ डेफिनेटली ये भी 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैंने ये इरेज कर दिया। अब फिर से अगली बार उसने क्या बताया था, DE इज पैरेलल टू BF। तो ये जो DE है ये BF के पैरेलल है, और ये जो ट्रांसवर्सल है ये इनको कट कर रही है। तो यहाँ पर फिर से सिचुएशन कैसी हो गई, ऐसी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाला एंगल पता है हमें 65 एंड 40 105 डिग्री, हमें ये वाला एंगल पता है और हमें ये वाला निकालना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो गए, फिर से एक दूसरे के बराबर हो गए ना। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी 105 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप डेफिनेटली मेंटली कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आपको मेंटल टेस्ट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं डिटेल से समझा रहा हूँ कि कोई भी डाउट ना रह जाए आपको। तो एक बार ये ट्राई करो जरा। तो भाई यहाँ पर हमें दिया गया है कि 1 2 3 ये तीनों लाइन पैरेलल है, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। ठीक है, और कुछ वैल्यूज दी गई हैं। तो इसको फिर से हम कई वेज में कर सकते हैं, मैं आपको दो तरीके बता देता हूँ। देखो, एक वे तो हम ये कर सकते हैं कि इस लाइन को एक्सटेंड कर दें, और दूसरा वे हम ये कर सकते हैं कि हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें। सेम ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसे। तो देखो भाई ध्यान से, अब यहाँ पर ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो ये वाला एंगल अपना हो जाएगा 60। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इस केसेस में क्या कर लेता हूँ, मैं ऐसे केसेस के अंदर इस चीज़ को यूज कर लेता हूँ। ये वाला एंगल अगर 60 है तो मैं सीधा बोलता हूं कि ये वाला एंगल 120 है, अगर मेरे को ऊपर वाला चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल हैं जो कि सेम साइड हैं ट्रांसवर्सल के। ठीक है, जब दो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रांसवर्सल के दोनों साइड, तो इन दोनों का सम 180 होता है। ऐसे ही मैंने एक्सटीरियर के बारे में भी आपको बताया था कि जो भी प्रॉपर्टी इंटीरियर फॉलो कर रहे हैं वही एक्सटीरियर भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जनरली आमतौर पर लोग इसको यूज नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। बड़ा हेल्पफुल है, जब हमें सीधा ऊपर वाली चीज चाहिए तो ऊपर वाली निकाल लो, इसका और उसका सम 120 होता है। अदरवाइज आपको दो स्टेप में निकालना पड़ेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कोरस्पॉन्डिंग है, ये भी 60 होएगा, फिर इसका और इसका सम दोनों का 180 है, तो 180 में से 60 गया 120, आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले की बात क्यों कर रहा हूं कि ऊपर वाला हमें चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो ये 60 है, ये 120 हो गया कि ये जो x है, इस x का एक पोर्शन, ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन, ये 120 के बराबर है,
ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो मैंने ऊपर लाल किया है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो भाई कुछ पोर्शन हमें मिल गया एक्स का 120 डिग्री, अब बाकी पोर्शन और देख लेते हैं, ठीक है। अब बाकी पोर्शन देखो भाई, ये वाली लाइन, अब बाकी लाइनों को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, जी हाँ डेफिनेटली, और ये वाली लाइन इन दोनों को काटती है, जी हाँ। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ऐसा केस हो गया ना, ये जेड वाला, फिर से ये और ये जेड वाला केस, ये दोनों बराबर है, क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आपको इनके नाम पता है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता कि ऑल्टरनेट इंटीरियर है, एंगल ऑन द सेम साइड है, ये मैटर नहीं करता आपको, वैसे ये पता होने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये 25 है, ये 25 है, तो मैं x का एक पार्ट पता लग गया 120 है, दूसरा पार्ट 25 है, तो पूरे x की वैल्यू क्या आ गई, 145 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उतने टाइम वाले नहीं है जितना टाइम मैं आपको समझाने में दे रहा हूँ इनके ऊपर, ठीक है। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओ, अदरवाइज ये कुछ सेकंड्स के क्वेश्चन है, मेंटल टेस्ट करोगे तो पता लग जाएगा। अब दूसरे वे से करके दिखा रहा हूँ, मैं तो उस तरीके से बता रहा हूँ कि समझ में आए, बस दिक्कत ना रह जाए। तो देखो अब की बार मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो अब की बार मैं इस रास्ते से चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, क्यों, इन दोनों लाइंस को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, और यहाँ पर ये अपनी ट्रांसवर्सल है, तो ये 60 है तो ये भी 60 है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अब बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जरा, दूसरा रंग ले लेता हूं कि यहां पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ये ट्रायंगल बन गई, जी हाँ बन गई, और ये वाली लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी, जी हाँ। तो ये ऐसा केस बन गया ना, ये ट्रायंगल है, ये वाली लाइन मैंने एक्सटेंड कर दी, तो यहाँ पर 60 है, तो ये 60 जो है ये इसके और इसके सम के बराबर होएगा, जी हाँ डेफिनेटली। और ये वाली चीज़ 25 दे रखी है, ये वाली चीज़, जी हाँ। तो ये वाला एंगल पता लग गया, पता लग गया। अभी 60 में से 25 घटा दो, तो 60 में से 25 गए 35, तो ये वाला एंगल जब 35 हो गया तो उसने पूछा क्या है एग्जामिनर ने, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन आगे गई हुई है, ऐसे सीधी गई हुई है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, उसका एक हिस्सा हमें पता लग गया 35, और बाकी का हिस्सा पूछा है, ये बाकी वाला, ठीक है। तो 180 में से 35 घटा दो, ये जो एक हिस्सा है और ये बड़े वाला हिस्सा, इन दोनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 35 गए, फिर से अपना आंसर आ गया 145, ठीक है, आंसर इज 145। तो वही अब आपने क्या करना है, एग्जैक्टली इन्हीं चीज़ों को, जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आप मेंटल टेस्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपने सारे क्वेश्चंस को मेंटली करना है, एक भी क्वेश्चन के अंदर आपने लिखना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, कोई लाइन एक्सटेंड कर लोगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लोगे, उसके अलावा आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। तो उसको ईमानदारी से अभी के अभी अपनी PDF पर मेंटल टेस्ट अटेम्प्ट करो।